करंट अफेयर्स के डेली टॉप 10 एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएस जर्नी में हम आपके बीच उपस्थित होते हैं करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवालों के साथ, और इसकी शुरुआत करते हैं हम आपसे के लिए जो प्रश्न छोड़ते हैं उससे। पिछले अंक में आपसे यह जानने का प्रयास किया गया था कि 31 जुलाई किनका जन्म दिवस है, किनकी जयंती है, किनका अवतरण दिवस है, और सही आंसर इसका है मुंशी प्रेमचंद का अवतरण दिवस है। साहित्यकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का यह अवतरण दिवस है। अब आज के लिए सवाल है आपका, राष्ट्रमंडल खेल अभी जो आरंभ हुआ, अभी जो चल रहा है, इस राष्ट्रमंडल खेल में 2 अगस्त को राष्ट्रमंडल खेल जब पूरा हुआ तो आपको बताना है कि पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है। यानी पदक तालिका में भारत के स्थान को आपको बताना है। अब हम चलते हैं, आज का पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। 31 जुलाई को ही, जिसका कि अभी हमने जिक्र किया कि उस मुंशी प्रेमचंद का अवतरण दिवस भी था, उपन्यास सम्राट का, उस दिन मनाया जाता है विश्व कॉप दिवस। आपको बताना यह है कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। 31 जुलाई 2026 को मनाए जाने वाले विश्व कॉप दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण और अग्रिम पंक्ति के रेंजरों के योगदान को सम्मानित करना। ऑप्शन बी है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। सी है समुद्री जीवों का संरक्षण, और डी है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। और सही आंसर है इसका वन्य जीव संरक्षण और अग्रिम पंक्ति के रेंजरों को के योगदानों को सम्मानित करना। दूसरा सवाल हमारे लिए है, उससे पहले देखते हैं, यानी थोड़ा सा इसको 2026 में वैश्विक दिवस के रूप में इसका आयोजन शुरू हुआ, विश्व वर्ष जिसके 20 वर्ष पूरे हुए हैं। इसका थीम है रेंजर्स बदलते ग्रह के संरक्षक। रेंजर्स बदलते ग्रह के संरक्षक, रेंजर गार्जियंस ऑफ ए चेंजिंग प्लैनेट। रेंजर्स गार्जियन ऑफ ए चेंजिंग प्लैनेट थीम के आधार पर 2026 में इस वैश्विक दिवस का आयोजन हुआ है। 2025 से मई 2026 के बीच अगर हम बात करें तो विश्व भर में 147 रेंजरों ने अपनी जान गंवाई है, और पहला विश्व रेंजर दिवस 2007 में आयोजित किया गया था। तो इसे इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया। इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की शुरुआत 31 जुलाई 1992 को हुई थी। अगला सवाल हमारे लिए है दूसरा, नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है, राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025-26। राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025-26 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। जो विकल्प है इसमें केरल है। ये विकल्प के अनुसार देखने पर पता चलता है कि केरल है, लेकिन ध्यान में रखना है राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025-26 में शीर्ष पर 2 राज्य रहे हैं, केरल और उत्तराखंड। यानी केरल और उत्तराखंड दोनों ने संयुक्त रूप से 79 अंक प्राप्त करके इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वही द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु रहा है 78 अंक के साथ, और गोवा तीसरे स्थान पर रहा है। जहां तक बात करेंगे हम बिहार की, तो बिहार सबसे निचले पायदान पर रहा है। यानी इसमें बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। और इसके ठीक ऊपर, यानी अगर हम इससे पहले की बात करें, ये बिहार से ठीक पहले, बिहार से अलग होने वाला झारखंड का स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में इस सूचकांक में चंडीगढ़ 77 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा है, और भारत का समग्र राष्ट्रीय एसडीजी स्कोर इसके साथ 71 हो गया है। अगला सवाल है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्प्रिंट स्पर्धा में 10.71 सेकंड के रिकॉर्ड समय के साथ किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? यानी राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्प्रिंट स्पर्धा में
10.71 रिकॉर्ड समय के साथ किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? मोहम्मद बासिल, केविन सैंटोस, दिलीप महाडू गावित और जैडन पेज। और सही आंसर है दिलीप महाडू गावित। दिलीप महाडू गावित ने इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। थोड़ा सा हम नजर डालें तो दिलीप गावित राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पैरा एथलीट बन गए हैं। वहीं इसी स्पर्धा में मोहम्मद वासिल मोरसिंगानकत ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। इससे भारत ने पोडियम पर दोनों ही स्थान, पहला और दूसरा, यानी गोल्ड मेडल के साथ साथ रजत पदक दोनों ही प्राप्त किया। तीसरा पर केविन सैंटोस इंग्लैंड से हैं और चतुर्थ स्थान पर रहे हैं जैडन पेज ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले 1930 ईस्वी में हुआ, हैमिल्टन में हुआ। पहला राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा में 1930 ईस्वी में हुआ और ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से हुआ था। यानी पहला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 1930 में, उसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। बाद में इसका नाम राष्ट्रमंडल खेल रखा गया। पैरा एथलेटिक्स को वर्ष 2002 के मैनचेस्टर खेलों में मुख्य राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा बनाया गया था और राष्ट्रमंडल खेलों में इस विशिष्ट दौड़ T47 इवेंट की पहली बार 2018 के गोल्ड कोस्ट में इसमें शामिल किया गया और 2026 में यह इसका तीसरा संस्करण है। 18, 22, 26 ये तीसरा है। 4-4 साल के अंतराल पर, जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि राष्ट्रमंडल गेम आयोजित किया जाता है। बायो फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग के लिए कम ऊर्जा वाली तकनीक किस संस्थान ने विकसित की है? बायो फार्मास्यूटिकल्स अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग के लिए कम ऊर्जा वाली तकनीक विकसित करने वाली संस्था कौन है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, थर्मैक्स इंडिया, वेओलिया वाटर टेक्नोलॉजी और विट्स पिलानी। और राइट आंसर है विट्स पिलानी के द्वारा यह डेवलप किया गया है। वैज्ञानिकों के कोर कीटाणुनाशी प्रणाली के लिए वैभव वोल्टेज असिस्टेड इनएक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया इन वेस्ट वाटर नाम से एक भारतीय पेटेंट फाइल किया गया। प्रोजेक्ट का नेतृत्व बिट्स पिलानी हैदराबाद परिसर के जैव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर शंकर गणेश पलानी ने किया है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग BST के वाटेक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव कार्यक्रम द्वारा वित्तीय सहायता और बढ़ावा दिया गया। नई तकनीक है, 3 चरणों में काम करती है। चरण 1 विद्युत शॉक, चरण 2 जैविक उपचार, चरण 3 स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन। हाल ही में चर्चा में रहा नवनिर्मित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित? अल्लूरी सीताराम राजू गोवा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में अल्लूरी सीताराम राजू का अड्डा को ये नाम बदल करके डाला गया है। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के सम्मान में क्या कहते हैं, भोगापुरम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, यानी भोगापुरम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम बदल करके रख दिया गया है अल्लूरी सीताराम राजू के सम्मान में, अल्लूरी सीताराम राजू हवाई अड्डा। इसका उद्घाटन 1 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में स्थित है, जो विशाखापत्तनम महानगरीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करेगा। भोगापुरम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम, यानी आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर कि अल्लूरी सीताराम राजू की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का आरंभ में नाम क्या था, पूर्व में नाम क्या था? तो नाम था भोगापुरम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। पहले चरण में यह एयरपोर्ट सालाना 60 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है। यहाँ वाणिज्यिक विमानों का संचालन 17 अगस्त 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।
कौन सा बैंक ग्लोबल फाइनेंस सेवा 2026 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक का खिताब पाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक बन गया है? देखिए ध्यान से, कौन सा बैंक ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक का खिताब पाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई बैंक बन गया है? यूओबी बैंक, सीआईएमबी बैंक, डीबीएस बैंक, ओसीबीसी बैंक। और सही आंसर है इसका डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक का खिताब पाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक बन गया है। इस पुरस्कार श्रेणी की शुरुआत होने के बाद से, यानी 2005 में इसकी शुरुआत हुई, पहली बार है जब दक्षिण पूर्व एशिया के किसी बैंक को यह वैश्विक खिताब से नवाजा गया है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक और सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ बैंक भी डीबीएस बैंक को घोषित किया गया। यानी डीबीएस सिंगापुर का बैंक है ना, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, और यह एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक होने के साथ साथ सिंगापुर का भी सर्वश्रेष्ठ बैंक हुआ है। और 2005 के बाद से जो इस श्रेणी की शुरुआत हुई, तो इसमें पहली बार जो है सो इसका इस बैंक को वैश्विक खिताब भी मिला है। बैंक को यह सम्मान उसके ब्लॉकचेन संचालित प्रोग्रामेबल भुगतान प्लेटफॉर्म पर एआई आधारित टूल्स के माध्यम से कॉर्पोरेट बैंकिंग के अत्याधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता के लिए किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क में स्थित एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पत्रिका है जिसकी स्थापना 1987 में थी। अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल फाइनेंस क्या है, तो यह एक इकोनॉमिक एक मैगजीन है जिसकी स्थापना 1987 में हुई, और इसके द्वारा 2005 से यह ग्लोबल फाइनेंस पुरस्कार की दिया जाता है। विजेताओं का चयन पत्रिका के संपादकीय बोर्ड द्वारा किया जाता है। किस बैंक को यह जाएगा या किस इकोनॉमिक संगठन को जाएगा, इसका निर्णय ग्लोबल फाइनेंस जो न्यूयॉर्क में से प्रकाशित होने वाली प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पत्रिका है, उसके संपादक के द्वारा होता है। किस भारतीय क्रिकेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? क्रिकेट के सभी प्रारूप से हाल ही में संन्यास की घोषणा निम्न में से किसने की है? रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, केएस भरत और अजिंक्य रहाणे। सही आंसर है अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। एक नजर हम डालते हैं अजिंक्य रहाणे के क्रिकेट में योगदानों को दिया, यानी टेस्ट क्रिकेट में 85 टेस्ट मैच खेलने के बाद उनका औसत था 34.86 का, 5077 रन बनाए और इनमें 12 शतक शामिल थे। 90 वनडे मैचों में 35.26 की औसत से 2962 रन बनाए, जिनमें से 3 शतक शामिल है। यानी कि ओडीआई क्रिकेट में 3 शतक, टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक, और एक समय था कि टेस्ट क्रिकेट के इन्हें मिडिल ऑर्डर का एक बहुत मजबूत स्तंभ समझा जाता था। T20 मैच भी इन्होंने खेला और इसमें कुल 375 रन बनाए और 20 T20 मैच इन्होंने कुल खेला। 6 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की, जिनमें से टीम ने 4 मैचों में जीत दर्ज की और 2 मैच ड्रॉ रहे। यह ध्यान से देखिए, यानी अजिंक्य रहाणे के साथ एक रिकॉर्ड रहा, एक अपराजित कप्तान, यानी जो टेस्ट क्रिकेट में पराजित नहीं हुए। 6 में कप्तानी किया, 4 में जीत दर्ज हुई और 2 में मैच ड्रॉ रहा। आईपीएल 2026 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान के रूप में आईपीएल 2026 में हिस्सा लिया, और इस सीजन में उन्होंने जो 14 मैच खेला और उसमें कुल 335 रन बनाए हैं। इस तरीके से अब उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अगला सवाल आपके लिए है, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा, ग्वालियर, श्री पेरुम्बदूरम, बेंगलुरु, और सही आंसर है इसका ग्वालियर। ग्वालियर में इसे स्थापित किया जा रहा है टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को। अगला सवाल आपके लिए है, उससे पहले देखते हैं नहीं, यह जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जो होगा, इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य है 5G और आगे जो 6G हार्डवेयर, मोबाइल डिवाइस, ऑप्टिकल फाइबर और सेमीकंडक्टर का स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण बढ़ाना है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया के सपने को साकार करेगा। यानी इंडिया में डिजाइन किया जाए, इंडिया में बनाया जाए और इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाए, इस सपने को साकार करेगा यह मैन्युफैक्चरिंग जोन। समाचारों में देखा गया क्यूशू द्वीप बहुत चर्चा में रहा है। समाचारों में देखा गया क्यूशू द्वीप किस देश में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, और सही आंसर है इसका यह जापान में है। चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ अभी एक उच्च बड़ी यानी 7.1 तीव्रता का बेहद विनाशकारी भूकंप आया है। कुमामोतो प्रांत जापान में स्थित है और इस भूकंप के कारण कुमामोतो शहर में स्थित 400 साल पुराना जो ऐतिहासिक कुमामोतो किला है वह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। यानी कुमामोतो प्रांत में स्थित क्यूशू द्वीप में 7.1 तीव्रता का एक बेहद विनाशकारी भूकंप आया है। एक चर्चित पुस्तक कभी आई है, हार्टलैंड राइजिंग द मेकिंग ऑफ मेजोरिटेरियन इंडिया के लेखक कौन है? हार्टलैंड राइजिंग द मेकिंग ऑफ मेजोरिटेरियन इंडिया के लेखक कौन है? रोमिला थापर, क्रिस्टोफ जाफरलो, जावेद गया और रामचंद्र गुहा। और सही आंसर है जावेद गया की पुस्तक है हार्टलैंड राइजिंग द मेकिंग ऑफ मेजोरिटेरियन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय राजनीति, राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवाद के उभार का व्यवहारिक और तीखा विश्लेषण किया है। साथ ही लेखक ने अपने तर्क से यह बताने का प्रयास किया है कि बहुसंख्यकवाद अचानक नहीं आया, इसकी जड़ें 1940 के दशक के नीतिगत फैसलों, 1940 के दशक में जो फैसले लिए गए, उसके बाद देश के विभाजन और संविधान निर्माण के समय की बहसों से जुड़ी है। ये थे आज के 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना है।